हेलो एवरीवन, किन्हीं एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्प्लैश स्प्लैश लव का एपिसोड 1। ये एक कोरियन ड्रामा है जो कि 2015 में रिलीज़ हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 और 96% गूगल यूजर्स ने इस ड्रामा को लाइक किया है। अब हम ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक जांग तानबी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर थी। उसकी टीचर उससे कहते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हारी SAT की एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में तुम क्या करोगी। घर पर भी उसकी माँ उसको पढ़ाई करने के लिए कहती है पर वो पढ़ाई नहीं करती। दांगबी के पास एक टैलेंट था कि वो किसी को बिना देखे भी उसकी वॉइस पहचान लेती थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करने जाती हैं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कल रात ज़्यादा पढ़ाई करते हुए उसकी नोज़ ब्लीडिंग होने लगी। दांगबी उससे बताती है आज तक उसे कभी भी नोज़ ब्लीडिंग नहीं हुई। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उसे अच्छे परसेंटेज आए और वो अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले ले। दांगबी बहुत परेशान थी। एग्जाम के दिन उसकी माँ को उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। वो उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स उसके बैग में पैक करके देती हैं। दांगबी बस में थी। बारिश शुरू हो जाती है और दांगबी अपना अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है। वो स्कूल के गेट पर खड़ी थी पर अंदर नहीं जाती। वो चाहती थी कि वो यहाँ से गायब हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक पार्क में आती है। बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी के गड्ढे बन चुके थे को वहाँ एक गड्ढे में से ढोल की आवाज़ आती है। जब दांगबी उसमें अपना पैर डाल के देखती है तो वो कोई आम गड्ढा नहीं था, वो गड्ढा काफ़ी गहरा था। दांगबी उसी में कूद जाती है। उसे कूदते हुए एक बच्चा देख लेता है और वो बच्चा काफ़ी शौक में था। हम देखते हैं कि पास टाइम में एक रिचुअल हो रहा था क्योंकि इनके राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। यहाँ के राजा ली तो इस तरह के रिचुअल्स पे भरोसा नहीं करते थे। कुछ असर ना होने के बाद वो इस रिचुअल को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, पर तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और दांगबी वहाँ पर आ जाती है। सभी को लगता है कि गॉड ने बारिश करवाने के लिए इस लड़की को यहाँ भेजा है। दांगबी को पहले लगता है कि ये किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग हो रही है, पर उसे जल्द ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई ड्रामा की शूटिंग नहीं बल्कि वो सच में पास्ट में आ चुकी है। और यहाँ एक आदमी को भी देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके टीचर से ही मिल रही थी। दांगबी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और एक टीचर का यूनिफॉर्म पहन लेती है। राजा एक मीटिंग बुलवाते हैं जिसमें वो सभी से कहते हैं कि इस तरह के रिचुअल से कोई असर नहीं होगा, इसलिए उन्हें साइंस और मैथ्स की मदद लेनी होगी। जिस पर उनके एक मिनिस्टर कहते हैं कि ये ट्रेडिशन हमारा नहीं है। बारिश ना होने की असली वजह राजा का कोई हायर्स ना होना है क्योंकि उनके पूर्वज उनसे गुस्सा हो गए हैं और बारिश नहीं कर रहे। राजा इन सब बातों को माइंड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। राजा ने अपने सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया था जिसको कोई भी 3 दिन से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दांगबी को राजा के बॉडीगार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। दांगबी को अब समझ आ गया था कि अगर उसे वापस घर जाना है तो उसे बारिश की ज़रूरत है। राजा उससे बताते हैं कि यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई। राजा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है, जिस पर दांगबी कहती है कि वो फ्यूचर से आई है। राजा उसकी बात का विश्वास नहीं करते। राजा उसका मोबाइल चेक करने लगते हैं, तभी उसमें से फोटोज क्लिक होने लगते हैं। राजा ये देखकर डर जाते हैं। राजा का बॉडीगार्ड उनसे कहता है इस गुस्ताखी के लिए इस लड़की के हाथ काट देने चाहिए, जिस पर राजा उसके हाथ काटने ही वाला रहता है। तो अपनी जान बचाने के लिए दांगबी कह देती है कि वो एक मैथमेटिशियन है। को उसकी बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसी क्वेश्चन को दांगबी के सामने रखते हैं जिसको दांगबी 2 मिनट में ही सॉल्व कर लेती है। राजा हैरान थे कि जिस क्वेश्चन को उनके स्टूडेंट 3 दिन से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे उसको दांगबी ने 2 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। राजा को अब दांगबी के ऊपर भरोसा हो गया था। राजा अब दांगबी से पढ़ने का फैसला करते हैं, जिस पर दांगबी को एक सोने का सिक्का भी दिया जाता है। दांगबी को एक रहने के लिए घर दिया जाता है, जिस पर राजा का बॉडीगार्ड उससे वो सोने का सिक्का ले लेता है। दांगबी को जानना था कि वो किस टाइमलाइन में आ गई है, जिसकी खोज करने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है, पर तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं क्योंकि उन्हें दांगबी से पढ़ना था। भी राजा को पढ़ाते समय ये भी बताती है कि हर एक कंट्री के अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, पर कोरिया में अभी तक कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, वो चाइनीज़ अल्फ़ाबेट से ही पढ़ते हैं। दांगबी अब राजा को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उससे बाकी के काम भी करने पड़ते थे। वो सिर्फ यही चाहती थी कि बारिश आए और वो यहाँ से वापस अपने घर चले जाए। दांगबी को बॉडीगार्ड के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो अपनी मॉम के दिए गए स्नैक्स खाती है। दांगबी की फ्यूचर की चीज़ों पर राजा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। राजा पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे। दांगबी राजा का टेस्ट लेती है। आंसर के गलत होने पर दांगबी राजा को पनिशमेंट देगी। पहला आंसर गलत होता है। दांगबी राजा के सर पे मारती है, इस पर उसके गले पे तलवार तान दी जाती है। राजा को भी गुस्सा आ रहा था पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि अभी उन्हें दांगबी से पढ़ना था। दूसरा आंसर भी गलत होता है, जिस पर फिर दांगबी उन्हें मारती है। तीसरा आंसर गलत होने पर राजा को गुस्सा आ जाता है और अब वो दांगबी के गर्दन पर तलवार तान देते हैं। वहाँ पर रानी आ जाती है। दांगबी रानी को देखकर हैरान थी क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी दोस्त से मिलती थी। राजा बॉडीगार्ड की स्किल्स की काफ़ी तारीफ करते हैं। क्वीन बॉडीगार्ड से कहती है कि अब तो तुम राजा के बिल्कुल वफादार कुत्ते बन गए हो, जिस पर बॉडीगार्ड कहता है तुम भी। के लिए 56 भोग बनवाए जाते हैं, अलग अलग तरह का खाना, जिसको देखकर दानवी को भी भूख लगने लगती है। पर राजा दानवी को ललचाते हुए खाना खा रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए दानवी भी उनको अपने स्नैक्स से ललचाती है पर खिलाती भी है, जिसका टेस्ट राजा को काफ़ी अच्छा लगता है। स्नैक्स ज़्यादा
रात के होने के कारण अगले दिन राजा का पेट खराब हो जाता है, जिस पर राजा को लगता है कि दानवी उनकी दुश्मन है। दानवी खुद पर यकीन दिलाने के लिए राजा को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती है। वो बताती है दिल के बारे में भी कि दिल धड़कता है, जिस पर राजा कहते हैं कि मेरा दिल तो नहीं धड़कता। जिस पर दानवी कहती है कि जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हारा दिल धड़केगा और तुम्हें महसूस भी होगा। दानवी अब राजा के साथ साथ बाकियों को भी पढ़ा रही थी। दानवी और राजा साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। राजा दानवी को इनाम के रूप में एक संतरा देते हैं, जिस संतरे को दानवी एक ही बार में खा लेती है। ये देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। दानवी को यहाँ पता चलता है कि इस टाइमलाइन में संतरे की कीमत बहुत ज़्यादा है। राजा दानवी को अपने साथ सॉकर खेलने के लिए कहते हैं। दानवी पूछती है सॉकर इतनी रात में क्यों, जिस पर राजा उससे कहते हैं वो दिन में नहीं खेल सकते क्योंकि दिन के समय यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जिस पर दानवी उससे कहती है कि राजा बनना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ना राजा किसी के सामने कुछ खेल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। दानवी और राजा खेलते खेलते गिर जाते हैं। दानवी राजा को बहुत करीब से देखती है, जिस पर उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। राजा उससे बाहर चलने के लिए पूछते हैं, जिस पर वो मान जाती है। राजा तैयार होने के लिए जाते हैं, जहां वो अपने दिल की धड़कनों को नोटिस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी और उन्हें महसूस भी हो रही थी। राजा बाहर नहीं आते और दानवी इंतज़ार करते करते वहीं सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर जो कि क्वीन के फादर भी हैं, वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने राजा के खाने में कुछ मिलाया है जिसका फ़ायदा रानी को उठाना है, पर वो खाना राजा की बजाय दानवी खा लेती है। जो हालत राजा की होनी थी वो हालत अब दानवी की थी। रानी ये देखकर वहाँ से चली जाती है। दानवी राजा को बताती है कि वो राजा को पसंद करने लगी है क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा हैंडसम है। राजा भी ये बात सुन के हैरान थे। दानवी के होश में आने के बाद राजा उसे बाहर ले जाते हैं, जहां वो दानवी से कहते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं। हम देखते हैं यहाँ पर राजा और दानवी की कोई जासूसी कर रहा था और ये और कोई नहीं मिनिस्टर के ही आदमी थे। मिनिस्टर दानवी पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे सज़ा दिलवाना चाहता था। राजा दानवी को बचाने के लिए ऐलान करते हैं कि वो सूरज को देख के समय का पता लगाते हैं। जब बारिश होगी तब समय का पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर दानवी ऐसा यंत्र बना दे जिसमें बारिश में भी हम समय का पता लगा दे तो दानवी की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। दानवी ऐसा यंत्र बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि उसे भी नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। राजा भी सीक्रेटली उसका ध्यान रख रहे थे। जब दानवी की पूरी मशीन बन जाती है तो राजा को ये बात पता चलती है। राजा ये बात जान करके बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ बारिश आ जाती है। राजा जल्दी से दानवी के पास आते हैं। दानवी दुखी होकर राजा को सिर्फ यंत्र के बारे में ही बता रही थी, जिस पर राजा दानवी को गले लगा लेते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा दानवी के पास आते हैं। दानवी बहुत दुखी थी क्योंकि अब बारिश आ चुकी थी और अब उसे अपने घर जाना होगा। राजा दानवी को गले लगा लेते हैं। दानवी देखती है कि बारिश रुक रही है और गड्ढा भर रहा है, फिर भी दानवी कुछ नहीं करती। राजा उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बारिश आ चुकी है। मैंने ऐसी सिचुएशंस के लिए शिप ऑलरेडी तैयार कर रखी थी, पर दानवी अभी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो राजा से कहती है कि वो यहाँ पर भी भाग करके ही आई थी। तभी वहाँ पर राजा का बॉडीगार्ड चियान जी आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि दानवी की जान मुसीबत में है। राजा दानवी को चिया जी के साथ भेज देते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिया जी जान चुका था कि दानवी सच में फ्यूचर से ही आई थी और उसने ये बात मिनिस्टर को बता दी थी। मिनिस्टर को दानवी खतरा लगती है, जिस पर वो चिया जी से कहते हैं कि अगर तुमने दानवी को मार दिया तो मैं तुम्हारी पोजीशन बढ़ा दूंगा। और अब राजा ने दानवी को चिया जी के साथ ही भेज दिया था। जब ये बात रानी को पता चलती है तब वो राजा के कमरे में जाती है। वो देखती है वहाँ पर एक संतरा है जो कि राजा ने काफ़ी संभाल के रखा था और ये वही संतरा था जो राजा ने दानवी को दिया था। मिनिस्टर राजा को बताते हैं कि दानवी सच में फ्यूचर से आई है और वो उनके लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। ये बात सुनते से ही राजा दानवी को ढूंढने चले जाते हैं और उनके पीछे रानी भी चली जाती है। दानवी पानी पीने के लिए रुकती है, तभी चिया जी उसके गले पे तलवार तान देता है। वो उसे मना करता है कि कहीं पर भी इस तरह का पानी नहीं पीना चाहिए जिसमें काई जमी होती है, इससे तुम्हारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। दानवी जब वहाँ से उठ के जाती है तभी उसका पैर फिसल जाता है। चियान जी उसे बचाता है, लेकिन उसे यहाँ पता चल जाता है कि दानवी एक लड़की है। दानवी कहती है मैंने तुमसे ये बात जानबूझकर नहीं छिपाई थी। चियान जी कहने लगता है मैं तो सिर्फ मैक्स कर रहा था, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो राजा मुझे 4th पोजीशन देंगे और अगर मैंने मिनिस्टर की बात मानी तो मुझे 5th पोजीशन मिलेगी। इतना कहकर चियान जी दानवी पर तलवार चला देता है। असल में उसने ये तलवार दानवी पे नहीं, उसके पीछे एक सिपाही पे चलाई थी जो कि उसे मारने आया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं।
चियानजी दानवी को वहाँ से अकेले आगे जाने को कहता है और उन सभी सिपाहियों का सामना करने लगता है। दानवी को घोड़ा चलाना नहीं आता, तभी उसे अपना कैरियोके वाला गंगनम स्टाइल डांस याद आता है। वो उसे याद करती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वही स्टेप करने लगती है। घोड़ा उसके कंट्रोल में आ जाता है। वो उसे लेकर उसी बीच पे जाती है जहाँ राजा ने उससे मिलने के लिए कहा था। अगले सीन में हम रानी को देखते हैं जो कि जंगल में आ चुकी थी। रानी के पैर में चोट लगी थी, उसके बावजूद रानी नहीं रुक रही थी। तभी उन्हें चियानजी दिखता है जो उन्हें देखता है और उनके पैरों की चोट को भी नोटिस करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप यहाँ पर अकेली आई हैं? रानी उसकी बात का सीधा आंसर नहीं देती। चियानजी उनको उसके घर ले जाता है। बीच पर राजा भी आ जाता है। दानवी और राजा बीच पर अच्छा वक्त गुजारते हैं। तभी राजा दानवी के हाथ पर LOVE लिखता है, जिसको देखकर दानवी भी कहती है मे भी, पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि राजा को तो इसका मतलब ही नहीं पता। फिर वो राजा को इसका मतलब एक चॉकलेट से समझाती है। राजा अब समझ चुके थे कि हर एक लैंग्वेज की अलग अल्फ़ाबेट्स होती है, पर अभी तक कोरिया में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। कोरिया में अभी भी चाइनीज वर्ड्स चलते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं और उनके चलते काफ़ी लोग पढ़ लिख नहीं पाते। राजा डिसाइड करते हैं कि वो खुद की एक लैंग्वेज बनाएंगे। ये बात सुनने के बाद दानवी अपने बैग से एक नोट निकालती है और उसके ऊपर बने राजा का फेस इस राजा से मिलाती है। वो समझ जाती है कि ये वही राजा है जिसने हंगुक की शुरुआत की थी, कोरियन लैंग्वेज को बनाया था। राजा दानवी से पूछता है कि तुम्हारे बैग में कितना सामान है, जिस पर दानवी को अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि उसकी माँ ने बहुत सारे ही स्नैक्स उसके बैग में पैक करके दिए थे। रानी चियाजी के घर पे थी जहाँ उन्हें लकड़ी की चिड़ियाएं दिखती है, जिन्हें देखकर उन्हें अपना बचपन याद आने लगता है, जो चिड़ियाएं उन्होंने ही चियाजी को दी थी। चियाजी को काफ़ी चोटें आई थी जिन पर वो खुद ही पट्टी कर रहा था, पर रानी आके उनकी पट्टी करने लगती है। चियाजी रानी के लिए खाना भी बनाता है, जो खाना रानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दांग भी पानी पीने जाती है, जहाँ उसे चियाजी की बात याद आती है कि काई जमा पानी नहीं पीना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसके वाटर टाइम में भी पानी इसलिए अच्छे से नहीं बह रहा क्योंकि उसमें भी काई जमी है। इससे उसे एक आइडिया मिल जाता है ताकि वो अपने वाटर टाइम को सही कर सके। चियाजी को 4th पोजीशन मिलती है और दांगबी पर सारे इल्ज़ाम को रद्द किया जाता है, जिस पर मिनिस्टर कहते हैं कि इस तरह के काम के लिए दानवी को भी 3rd पोजीशन मिलनी चाहिए थी। जिस पर उसके पार्टनर उससे पूछते हैं कि आप किसकी तरफ हो, जिस पर वो बोलते हैं कि वो देश के लोगों की तरफ है। ये सारी बातें दानवी सुन लेती है। महाराजा आके दानवी को ले जाते हैं क्योंकि उन्हें दानवी से पढ़ना था। इस बार दानवी की गलती निकलती है, जिस पर राजा उसे पनिशमेंट देने की बजाय उसे किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी छुप करके खाना खा रही होती है। तभी वहाँ दांगबी आ जाती है। रानी दांगबी को देख करके चुप रहने का इशारा करती है, जिस पर दांगबी उसे अपने स्नैक्स भी खिलाती है। रानी को स्नैक्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। दानवी रानी से कहती है कि आप बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी दिखती हैं। दानवी कहती है मुझे तुम दूसरा मत समझो। रानी ने एक चित्र बनाया था, उस चित्र के अंदर वो चाहती थी कि जैसा रंग वो चाहे वैसा हो जाए, जिस पर वो दानवी से आइडिया लेती है, जिस पर दानवी उनकी ड्राइंग बीच से कट कर देती है और आसमान की तरफ दिखाती है। जब वो आसमान की तरफ दिखाती है तो उस लड़की की ड्रेस में भी वही रंग भर जाता है जो आसमान में था। ये देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रानी अब दानवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो चाहती थी कि दानवी हमेशा ही उनके साथ रहे। जब ये बात वो अपने डैड को बताती हैं, तब उनके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो सोचते हैं कि जिस लड़की से इसकी सबसे ज़्यादा नफरत करनी चाहिए, ये उसी को अपने साथ रखने की बात कर रही है। वो ये बात राजा की माँ को भी बताती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि वो दानवी को राजा की कॉन्क्यूबाइन बना देंगे। रानी ये बात राजा को भी बता देती हैं। दानवी को काफ़ी सुंदर से तैयार किया जाता है। दानवी भी कंफ्यूजन में रहती है कि उसे किस पोजीशन के लिए तैयार किया जाता रहा है। जब उसे बताया जाता है कि उसे कॉन्क्यूबाइन बनाया जाएगा, तब वो वहाँ से भाग जाती है, पर राजा उसे पकड़ लेता है और अपने कमरे में ले आता है। वो राजा को अपनी सफाई देने लगती है। तभी राजा उससे कहते हैं कि उसे पहले से ही पता था कि वो एक लड़की है, क्योंकि राजा ने पहले ही उस छोटे बच्चे को दानवी को नूना कहते हुए सुन लिया था। राजा दानवी से कहते हैं कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कॉन्क्यूबाइन बना के भेजा है। रात के समय राजा दानवी से यहाँ से ना जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि बारिश आने के बाद भी तुम नहीं जाना, जिस पर दानवी कोई आंसर नहीं देती, तो राजा उसके पास ही आ जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि राजा दानवी के लिए हेयर पिन लाया था और उसे देने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर ये सारी की सारी बातें दानवी बाहर से सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और उससे महारानी के पास ले जाती है। महारानी को देख के दानवी कस कस के रोने लगती है क्योंकि महारानी बिल्कुल उसकी मॉम जैसी दिख रही थी। महारानी भी कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया जो ये अचानक से रोने लगी। राजा दानवी को फिर से
स्कूल की ड्रेस में देखता है और देखता है कि दानवी बहुत ज़्यादा ही दुखी है, जिस पर वो दानवी को अपने साथ ले जाता है। राजा ने हंक पूरी तैयार कर ली थी जो वो दानवी को दिखाता है और उसे वहाँ पर वो हेयर पिन भी दे देता है और उससे कभी ना जाने के लिए कहता है, जिस पर दानवी कहती है कि उसे वहाँ से जाना होगा और वो पेन उसे निकाल के वापस देने लगती है, जिस पर राजा कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, जिस पर भी वो नहीं मानती, जिस पर वो उससे कहता है कि ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस पर दानवी उन्हें सॉरी कह देती है। गुस्से में राजा वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दानवी के ऊपर एक हमला होता है और उस पूरे कमरे में आग लगा दी जाती है। ये बात रानी जाकर के राजा को बताती है। राजा दानवी को बचाने के लिए कमरे के अंदर आते हैं। वो दानवी को बचा लेते हैं। अब उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि दानवी का उनके साथ रहना खतरनाक हो सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि राजा का पूरा कमरा जल चुका था। बारूद की सारी जिम्मेदारी चिएजी के ऊपर थी, इसलिए वो भी वहाँ होता है। राजा उससे सफाई मांगते हैं, जिस पर चिएजी चुप रहता है। मिनिस्टर कहते हैं कि इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे होते हुए ये सब कैसे हो गया, जिस पर राजा कहते हैं कि आपको सज़ा मिलनी चाहिए और वो उनका हाथ ऊपर कर देते हैं, जिस बारूद अभी भी लगी थी। तभी उनके सामने दानवी आ जाती है, जिसको देखकर मिनिस्टर काफ़ी हैरान थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो तलवार असल में दानवी की मैथ्स बुक में लगी थी और दानवी को पता इसलिए रहता है कि वो मिनिस्टर थे, क्योंकि आपको याद होगा कि दानवी के पास एक टैलेंट है जिसमें वो बिना कैरेक्टर को देखे ही उसकी आवाज़ पहचान लेती थी और आज उसी टैलेंट ने उसकी जान बचा ली थी। मिनिस्टर से पूछा जाता है उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर मिनिस्टर उन्हें बताता है कि अगर सभी लोगों को पढ़ना लिखना आ जाएगा तो लोगों को मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिनिस्टर्स का सारा काम ऐसे ही रद्द हो जाएगा और उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। जिस पर राजा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि पढ़ना लिखना सभी का अधिकार है। राजा की सारी मेहनत खराब हो चुकी थी, इसलिए दानवी उन्हें अपनी बुक दे देती है जिसके अंदर वो सारे वर्ड्स लिखे थे। अब राजा को यकीन हो चुका था कि दानवी सच में फ्यूचर से ही आई है। दानवी उस आदमी को देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके टीचर के जैसे मिलती थी और वो चल भी बिल्कुल उसके टीचर जैसा ही रहा था। रानी अब खुश थी क्योंकि वो अब उसकी ड्रेस में कोई सा भी कलर भर सकती थी जो वो चाहे। वो उस बच्चे से भी मिलती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। वो उसे अपना एक पेंसिल केस भी रखने के लिए देती है। वो चियाजी से भी मिलती है। उसको चियाजी का चेहरा एक आइडल जैसा दिखता था, जिस पर वो चियाजी से कहती है कि तुम गाना कभी मत छोड़ना, जिस पर चियाजी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मुझे गाना गाना पसंद है। दानवी के वहाँ से जाने के बाद वो बच्चा चियाजी को वो बॉक्स दिखाता है और उस बॉक्स में काफ़ी सारे सोने के सिक्के थे। राजा और दानवी लास्ट टाइम बीच पर आते हैं जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं, पर तभी वहाँ बारिश आ जाती है। अब राजा को पता था कि दानवी को अब जाना होगा, इसलिए वो दानवी को जाने देते हैं। दानवी उसी टाइम में आ जाती है जहाँ से वो वापस गई थी। वो पार्क में उसी बच्चे को देखती है जो बच्चा उसे वहाँ पर दिखा था। वो जल्दी से अपने एग्ज़ाम हॉल में जाती है। उसके एग्ज़ाम टीचर वही मिनिस्टर थे। वो मिनिस्टर को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो अपनी क्लास में जाके अपनी एग्ज़ाम देना शुरू करती है। उसे राजा की सारी बातें याद आती है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम करती है। घर पे जाके अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी फ्रेंड उसे उन्हीं राजा की नॉवल बताती है जिन राजा से अभी वो मिलके आई थी। वो बताती है कि इन राजा की 12 से ज़्यादा वुमेन थी और वो जिनको भी पसंद करते थे उन हर एक को संतरा देते थे। ये बात सुन के दानवी को हैरानी होती है। दानवी टेलीविजन पे उसी आइडल को देखती है जिसकी शक्ल बिल्कुल चियाजी से मिलती थी। दानवी बस स्टॉप पर होती है। वहाँ बारिश हो रही होती है। उसे राजा की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। वो पानी में अपना पैर डाल के भी देखती है पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तभी उसके ऊपर कोई अम्ब्रेला ले आता है और वो और कोई नहीं राजा ही होता है। राजा उसे बताता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं जब वो अपनी एग्जाम देने जा रही थी और अपना अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है। दानवी अपनी पढ़ाई के कारण इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो तो राजा को नोटिस नहीं करती, पर राजा पूरे टाइम उसे ही नोटिस करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।